लोग बात करते हैं प्लेटिलेट डिसऑर्डर्स इन प्रेगनेंसी। प्लेटिलेट्स, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लेटिलेट्स बनते कहते हैं, जो सबको पता होता है कि प्लेटिलेट्स आर फॉर्म फ्रॉम मेगाक्रायोसाइट्स, जो कि लार्जर एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं फाउंड इन द बोन मैरो, एंड द डिफरेंशिएशन एंड पॉलीफरेशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ थ्रोम्बोपोएटिन। थ्रोम्बोपोएटिन की कंट्रोल, और ईच मेगाक्रायोसाइट्स कैन जनरेट 2000 से 3000 तक प्लेटिलेट्स बनाते हैं। एंड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन प्रेगनेंसी इज रिलेटिवली कॉमन एंड देयर आर नंबर ऑफ पॉसिबल कॉजेज, जिसकी वजह से प्लेटिलेट फंक्शन डिसऑर्डर्स आर लेस कॉमन बट डू नॉट अकर, सो विल बी कवर्ड। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया इन प्रेगनेंसी अकाउंट फॉर 6 to 10% ऑफ ऑल प्रेग्नेंट वुमेन को होती है, एंड आफ्टर एनीमिया इट इज़ द मोस्ट फ्रीक्वेंट हेमाटोलॉजिकल डिसऑर्डर इन प्रेगनेंसी। पॉसिबल कॉजेज क्या क्या हो सकती हैं थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की? सबसे पहले है जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। Now coming towards the gestational thrombocytopenia, it is the most common cause of thrombocytopenia and account for 75% of the cases। जबकि इसके अंदर क्या होता है कि जब प्लेटिलेट्स की एक्टिवेशन इंक्रीज होगी, क्लियरेंस इंक्रीज होगी, that may lead to the fall in the platelet count। The fall in platelet count is secondary to the hemodilution and increase platelet activation and clearance inevitable as platelet count fall in pregnancy. Some will fall into the thrombocytopenic range, and in these patients the platelet count outside the pregnancy is normal and it usually resolves 1 to 2 months postnatally ये normal हो जाएगा पेशेंट के अंदर। The platelet count जो होते हैं वो usually remain above 70 into 10⁹ per liter, and it is diagnosed after other causes of thrombocytopenic have been considered। Means it is gestational thrombocytopenia क्या है? Gestational thrombocytopenia is the एक्सक्लूजन डायग्नोसिस। एक्सक्लूडेड मतलब आपने सारे थ्रोम्बोसाइटोपिनिया की कॉजेज को एक्सक्लूड किया एंड वो नहीं है, देन द लास्ट थिंग इज द जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विच इज़ मोस्ट कॉमन। जेस्टेशनल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया में क्या होता है कि ना ही इसके अंदर पेशेंट को जो है ब्लीडिंग सिम्टम्स होते हैं, ना ही फीटस के कोई मॉर्बिडिटी होती है, और ना ही रिस्क ऑफ न्यूनेटल थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होती है। Same thing written in this paragraph. It is often not possible to distinguish between gestational thrombocytopenia and mild ITP, and the platelet count should be monitored 4th weekly throughout the pregnancy. Affected women do not suffer with bleeding symptoms. There is no associated morbidity in the fetus, and the risk of neonatal thrombocytopenia is not increased in the patient. Now coming towards the other type of thrombocytopenia, this is immune thrombocytopenia। Immune thrombocytopenia में क्या होता है कि it affect in 1 in 1000 and 10,000 pregnancies, and it occur as the first presentation in a third of cases and as a relapse in women with pre-existing disease in the other 2/3। Unlike gestational thrombocytopenia, platelet count will fall significantly। gestational thrombocytopenia में जो है प्लेटलेट्स के काउंट डिक्रीज होते हैं, लेकिन इतना जल्दी डिक्रीज नहीं होते। पर इन इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपिनिया वी आल्सो कॉल्ड इज आईटीपी के अंदर जो होते हैं प्लेटलेट काउंट फॉल करते हैं सिग्निफिकेंटली, एंड दिस वुमेन में सफ़र विद एसोसिएटेड सिम्टम्स ऑफ म्यूकोजल ब्लीडिंग भी होती है, जबकि उसके अंदर हमें ब्लीडिंग नहीं मिलती। It may present at any point in pregnancy and unlike gestational thrombocytopenia may present in the first trimester। ये हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में भी मिल सकता है। अच्छा, द एम ऑफ मैनेजमेंट इन ITP इन प्रेगनेंसी इज़ टू कंट्रोल ब्लीडिंग सिस्टम एंड टू अलाउ फॉर अ सेफ डिलीवरी। सेफ डिलीवरी हमें इस पेशेंट की हमें सेफ डिलीवरी करवानी होती है, और द एम हमारा क्या है इन मैनेजमेंट ऑफ ITP, दैट वी हैव टू कंट्रोल द ब्लीडिंग सिम्टम्स। Bleeding symptoms really occur with platelet counts more than 20 raised to power 10 power 9 per liter, and therefore asymptomatic women with platelet count above this threshold are unlikely to require treatment in the first 2 trimesters। मीन्स हमें इन ITP पेशेंट में प्लेटलेट काउंट हमें कितना रखना है? प्लेटलेट काउंट हमें मोर देन 20 रखना है, मोर देन 20 into power 9 10 raised to power 9 रखना है। ये पेशेंट जो होते हैं ये एसिम्टोमेटिक होते हैं, और इनमें रियरली जो है हमें ज़रूरत होती है किसी भी मैनेजमेंट की। ये एसिम्टोमेटिक वुमेन्स विद प्लेटलेट काउंट अबव दिस थ्रेशोल्ड आर अनलाइकली टू रिक्वायर ट्रीटमेंट इन द फर्स्ट 2 trimesters। ट्रीटमेंट शुड बी इनिशिएटेड। ट्रीटमेंट हमें कब स्टार्ट करनी है? अगर ब्लीडिंग और एक्सेसिव ब्रूजिंग अकर और द प्लेटलेट काउंट फॉल्स लेस देन 20। जब प्लेटलेट काउंट अगर 20 से कम होना शुरू हो जाएगा तो हम लोग जो है ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे, या
अगर ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी या अगर इसमें एक्सेसिव ब्रूजिंग अगर होगी पेशेंट के अंदर। अराउंड द टाइम ऑफ डिलीवरी द प्लेटलेट काउंट नीड्स टू बी रेज्ड टू अ थ्रेशोल्ड टू इंश्योर मिनिमल हेमोरेजिक कॉम्प्लिकेशंस। There should be close collaboration of obstetrician, the hematologist, and the obstetric anesthetist. This is a multidisciplinary team हमें इन्वॉल्व करनी होती है. A platelet count of more than 50 is acceptable for a vaginal delivery और a cesarean section. मीन्स अगर हमने पेशेंट का cesarean section करना है या vaginal delivery करना है, ITP का पेशेंट if he is pregnant, तो her platelet count should be more than 50 into 10 raised to power 9 होना चाहिए. However, with this there is no evidence base, it is recommended that the platelet count should be more than 75 into 10 raised to power 9 for spinal anesthesia. अब फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ऑफ ITP इन प्रेगनेंसी क्या है? कॉर्टिकोस्टीरॉइड्स है. मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs which achieve good response in 70 to 80% of the women. एंड में जो है गुड रिस्पॉन्स कब आ जाता है? अगर फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट ITP के अगर हमने कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दे दिया है. साइड इफेक्ट में क्या होता है कि इंक्रीज रिस्क ऑफ जेस्टेशनल डायबिटीज, PIH, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन एंड पोस्टपार्टम साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स होते हैं पेशेंट के अंदर. स्टीरॉइड्स आर नॉट टेरोटोजेनिक बट मे बी एसोसिएटेड विद प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन एंड प्लेसेंटल अब्रप्शन. To avoid unnecessary adverse effect, the minimal therapeutic dose possible should be used with dose escalation if response is poor. Appropriate starting dose of prednisolone is 20 mg daily. This is the MCQs. अब हमने क्या करना है? For refractive cases or where a rapid increase in platelet count is required, अगर हम लोग एमरजेंसी, एक पेशेंट है जिसकी एमरजेंसी हो गई है, ITP का पेशेंट है, तो हमने अब उसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स तो नहीं देंगे, कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देंगे, लेकिन सब एमरजेंसी के अंदर हमने क्या देना होता है उस पेशेंट को? इंट्रावेनस इम्यूनोग्लोबुलिन्स कैन बी गिवन 1 ग्राम पर kg फॉर एमरजेंसी. वुमेन ऑफन रिपोर्ट हेडेक. More serious complications such as aseptic meningitis or renal impairment have been known, although vigorously viral safety measures are ensured. Women should be counseled about the use of blood products. The rise in platelet lasts around 6 weeks, but this can become shorter as pregnancy advances. The cost is high, shortage of supply not infrequent. There is some experience of using NTD, but higher doses are needed than for prevention of rhesus D immunization, and there is concern about theoretical risk of fetal hemolysis. It doesn't appear to add any advantage over immunoglobulin IG except perhaps the lower the volume. Azathioprine appears to be safe in pregnancy. This is the MCQs. And teratology information services and can be helpful for persistent or refractive diseases. However, full effect take 3 months, limiting its values if started late in gestation. प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स आर रिजर्व्ड फॉर इमरजेंसी ब्लीडिंग, जब पेशेंट को इमरजेंसी ब्लीडिंग हो जाए, और फॉर डिलीवरी ऑफ वुमेन विद प्लेटलेट काउंट लेस देन 50 है तो हम लोगों ने प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं उस पेशेंट की. द रिस्पॉन्स इज ब्रीफ ड्यू टू क्लियरेंस बाय द सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज. ट्रांसप्लासेंटल transfer of maternal antiplatelet antibodies may cause thrombocytopenia in the infant and the incidence is around 25%. However, severe thrombocytopenia में क्या होता है is uncommon. Approximately 15% of neonates जो होते हैं will have platelet counts of less than 100, more than 100, and 10% जो होंगे have platelet count of more than 50, and the incidence of neonatal intracranial hemorrhage or other hemorrhagic complication is less than 1%. ठीक है. इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर जो है there is no reliable factors जो predict करें कि risk of baby or other than the occurrence in older siblings, where the ability of transplacental passage of the antibodies has clearly been demonstrated. Other alarm bells are a history of splenectomy, किस पेशेंट की स्प्लीनेक्टमी हो सकी है, और सिवियर और रिफ्रैक्टिव ITP है, तो उन पेशेंट के अंदर चांसेस होते हैं न्यूनेटल इंट्राक्रेनियल हेमरेज के. कॉर्डोसिंथेसिस इसके अंदर हम लोग नहीं करते हैं एज अ रिस्क आउटवेट द बेनिफिट्स, क्योंकि इसके अंदर ब्लीडिंग हो सकती है. ब्लीडिंग
in given that the random platelet transfuse will be rapidly destroyed by the antibodies. In contrast to fetal autoimmune thrombocytopenia, where compatible platelets can be used, the mode of delivery should be determined by ऑफ्स इंडिकेशन. ऑफ्स इंडिकेशन मतलब आईटीपी के अंदर आप विजाइनल डिलीवरी भी कर सकते हैं, सिजेरियन भी कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन दी ऑफ्स इंडिकेशन. हाउएवर टू मिनिमाइज ट्रॉमा को मिनिमाइज करने के लिए हम लोग फीटल स्कैप इलेक्ट्रोड, ब्लड सैम्पलिंग और यूज ऑफ वेंटोज और रोटेशनल फोर्सेप इज ओवाइटेड. दिस इज द CPSP MCQs. Lift out forceps can be used. Cord platelet count should be taken. IM vitamin K withheld until the count is known or given orally. A count of more than 70 necessary to repeat a sample at 5 day. 5th day पे हमने देखना है the NADE is reached due to splenic development, and babies with a platelet count of more than 30 requires platelet transfusion. लेस देन 30 जो होंगे वो रिक्वायर करेंगे प्लेटिलेट ट्रांसफ्यूजन एंड इंट्राक्रैनियल अल्ट्रासाउंड.